वेलकम क्लास। मेरा नाम भूपेंद्र है। आज हम बात करेंगे हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। यूपीएससी का एग्जाम जैसा कि हमें पता है कि बहुत नजदीक है, आने वाला है। और उम्मीद ये है कि जो तैयारी सीरियसली कर रहे हैं उनमें ज्यादातर लोगों ने अपना हिस्ट्री का जो पोर्शन है वो कवर कर लिया है ना। एक बार हम उसे रिवाइज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। हमारे जो क्वेश्चंस रहेंगे वो बेसिकली आपके बच्चे रहेंगे क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में, प्लस उनकी जो डिटेल है उसको हम बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, चलिए क्लास को शुरू करते हैं, आप क्लास में ही सब चीज समझ जाएंगे। ठीक है, पहला हमारे पास क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्क एट्रीब्यूटेड टू प्ले राइट भाषा। ठीक है, अब आप इसमें समझिए, ये तो क्वेश्चन हो गया और ऑप्शन है आपके पास काव्य अलंकार, नाट्यशास्त्र, मध्यम व्ययोग और महाभाष्य। ठीक है, चार आपके पास ऑप्शन है। अगर आपको आंसर पता है तो ठीक है, नहीं तो अगर तैयारी ऐसे कर रहे हैं कि मुझे आंसर पता हो जाए बस इतना सफिशिएंट है, तो इस तरीके से यूपीएससी की तो एटलीस्ट तैयारी नहीं होती है। यूपीएससी की तैयारी के लिए आपको क्या करना है, क्वेश्चन समझना है ना। क्वेश्चन के साथ साथ जो ऑप्शंस दे रखे हैं, इन सभी ऑप्शंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। दैट हेल्प कि आपको इन केस अगर इन फ्यूचर ये क्वेश्चन पिक करके आए या कुछ और चेंज करके आए तो आप उस पर कमांड कर सकें। ठीक है, अब इसमें चार ऑप्शन है ना। अगर आपको आंसर पता है तो आप पहला आंसर, दूसरा आंसर जो भी है तो कर देंगे, लेकिन इनके बारे में, सबके बारे में पता है तो कल को अगर ये कोई इस क्वेश्चन के बजाय इन ऑप्शंस के आसपास से भी कोई क्वेश्चन आएगा तो भी आप कर पाएंगे। ठीक है, तो यूपीएससी थोड़ा सा ब्रॉड वे में चीजों को लेकर चलता है, वो सिर्फ आंसर तक सीमित नहीं रहता, उसकी डिटेल्स तक भी आपको जाना है। ठीक है, चलिए पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वर्क एट्रीब्यूटेड टू प्लेराइट भाषा। ऑप्शन हैं काव्य अलंकार, नाट्यशास्त्र, मध्यम व्ययोग और महाभाष्य। एक करके देख लेते हैं काव्य अलंकार क्या है। तो बेसिकली बच्चे, काव्य अलंकार हमारे फिगर ऑफ स्पीच होते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपने कुछ लिखा और उसमें क्या सुंदरता या क्या उसमें ला सकते हो, है ना, क्या उसमें कमियां हो सकती हैं, क्या उसमें और अच्छे हो सकती हैं, इन सब चीजों का अलंकार मतलब एक तरीके से गहना होता है। अलंकार को हम बोलते हैं गहना, है ना, ज्वेलरी एक तरीके से। और काव्य हमारा जो कविताएं हैं, काव्य शास्त्र है, उसको और सजाना है। तो इसमें कई सारे लोगों ने काम किया है, जिनमें से बहामास का जो काव्य अलंकार है उसके बारे में बात करेंगे। देन रुद्रता के अलंकार के बारे में बात करेंगे, एक काव्य अलंकार के बारे में बात करेंगे। तो बहामास क्या बोलते हैं, ये बोल इट कंसिडर फंडामेंटल टेक्स्ट इन संस्कृत लिटरेचर थ्योरी। तो संस्कृत की जो लिटरेचर थ्योरीज हैं उनके लिए एक फंडामेंटल टेक्स्ट की तरह काम करता है ना। तो ये क्या करता है, ये पोएट्री को डिफाइन करता है इन बिटवीन क्वालिटीज, जिसे हम गुण बोलते हैं, गुण, अलंकार, दोष, यानी क्वालिटीज, फिगर ऑफ स्पीच और डिफेक्ट्स। बहामास की जो ट्रीटीज है यानी जो किताब है, दैट डिवाइडेड इनटू 6 चैप्टर एंड 398 वर्सेस। तो 6 चैप्टर्स में डिवाइड है और 398 वर्सेस में ये डिवाइड है। वहीं पे रुद्रता की काव्य अलंकार की बात करें, इसको हम काव्य अलंकार, ठीक है, सेम चीज है। इसमें 16 चैप्टर हैं। ठीक है, इसमें 16 चैप्टर हैं दैट एक्सप्लोर पोएटिक फिगर्स, एस्थेटिक, पर्टिकुलरली फोकसिंग ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ औचित्य, द थीम ऑफ पोएट्री। देखो यूजुअली क्या होता है कि आपको पोएट्री पता है ना, या कुछ भी चीज है तो उसकी एक मेन सेंट्रल थीम होती है, उसके अराउंड वो पूरी स्टोरी रिवॉल्व करती है। सेम तरीके से इनका इनका जो कहने का मतलब है, ये कहते हैं कि हमारे लिए पूरी पोएट्री में जो मेन चीज होती है वो होता है औचित्य, यानी प्रॉपर्टी ऑफ, सॉरी, थीम्स। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ थीम्स। इट इज नोटेड फॉर इट्स डिटेल एनालिसिस फॉर द वेरियस पोएटिक एलिमेंट्स। ठीक है, अलंकार, तो बेसिकली आप दो चीज समझ लो, काव्य अलंकार दो लोगों के फेमस हैं, बाकी और ने भी लिखे हैं। ठीक है, दो में फेमस कौन कौन से हैं, बहामास काव्य अलंकार और रुद्रताज काव्य अलंकार। ठीक है, दोनों ही राइटर हैं, दोनों ही अपने अपने अनुसार संस्कृत को, जो लिटरेचर थ्योरी है उसको और बेहतर बनाने के लिए, जो उनके काव्य है उसको और बेहतर बनाने के लिए कुछ गाइडलाइंस डिक्टेट की हैं, जिन्हें वेरियस कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि
इन फ्यूचर अगर आप पूछा गया तो 16 चैप्टर किसके काव्य अलंकार में शामिल हैं, तो वो पूछा जा सकता है। ठीक है, या जो थीम है, ठीक है, तो वो किसका काव्य अलंकार थीम पर ज्यादा फोकस करता है, तो इससे भी क्वेश्चन एक बन सकता है। इन द एसेंस बोथ भामाज और रुद्रता काव्य अलंकार ऑफर कॉम्प्रहेंसिव एनालिसिस संस्कृत एंड, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे, नेक्स्ट हमारा ऑप्शन क्या था काव्य अलंकार के बाद, नाट्य शास्त्र, देन मध्यम व्ययोग। नाट्य शास्त्र भरत मुनि ने लिखा था, ये सबको पता ही है, बड़ा फेमस शास्त्र है नाट्य शास्त्र। इसको हम क्या बोलते हैं, भारत नाट्य शास्त्र। भरत मुनि ने लिखा था इसलिए भरत नाट्य शास्त्र, ठीक है। इट इज ए डिटेल्ड ट्रीटीज एंड पैम्पलेट्स ऑन द ड्रामेटिक आर्ट। ये किस पर फोकस करता है, ड्रामेटिक आर्ट पर। आपने थिएटर्स देखे होंगे, पहले वाले जिसमें लोग मंचन करते हैं, जैसे आपने एग्जांपल के तौर में बताऊं कि रामायण देखी होंगी, ठीक है। अ, हर शहर में एक रामायण का मंचन होता है, तो सेम तरीके से वो ड्रामेटिक आर्ट है दैट डील विद द एस्पेक्ट ऑफ क्लासिकल संस्कृत थिएटर्स, ठीक है। तो बेसिकली अभिनय जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, अभिनय, एक्टिंग, है ना, उन चीजों को लेकर इन्होंने बात की है। इट बिलीव टू हैव रिटन मिथिकल ब्राह्मण सेज, जिनका नाम था किसने लिखी है, काफी कुछ एग्जैक्ट डिटेल नहीं है, लेकिन भरत मुनि करके एक संत हुए हैं, उन्होंने लिखी है। एग्जैक्ट डेट भी इसकी पता नहीं है, तो 400 साल का इनका वो बताते हैं कि 200 बीसी से लेकर 200 एडी के बीच में इन्होंने कहीं लिखा होगा, लेकिन इतना तुम्हें मालूम है कि 400 साल तक कोई व्यक्ति जिंदा तो नहीं रहता, है ना। तो एग्जैक्ट डिटेल नहीं मालूम है, तो एक अनुमान है हमारे पास, ठीक है। किस किस चीज पर फोकस करता है, क्लासिकल इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रामा इंक्लूडिंग डांस, म्यूजिक, पॉलिटिकल्स एंड जनरल एस्थेटिक्स। तो इन चीजों पर ही डिपेंड करता है, इन चीजों के बारे में बात करता है। ध्यान रखना ये इतना इंपोर्टेंट है काव्य इनका नाट्य शास्त्र भरत मुनि का, इसको फिफ्थ वेद भी कहा जाता है, पांचवा वेद भी कहा जाता है, ठीक है, पांचवा वेद भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कुछ जो वर्ड्स हैं वो ऋग्वेद से लिए गए हैं, म्यूजिक सामवेद से लिया गया है, तो वर्ड्स फ्रॉम ऋग्वेद, म्यूजिक फ्रॉम सामवेद, जेस्चर फ्रॉम यजुर्वेद, इमोशंस फ्रॉम अथर्ववेद, तो इस वजह से फिफ्थ ये कहा जाता है, ठीक है। भरत मुनि के बारे में बात करें तो एंशिएंट ड्रामेटिस्ट एंड म्यूजिक वाले व्यक्ति थे, ठीक है, नाट्य शास्त्र लिखा था, वही हमने बात किया था, ठीक है। ही इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इंडियन थिएटरिकल थिएटरिकल आर्ट फॉर्म। तो थिएटर्स की एक तरीके से शुरुआत बोल सकते हो, तो इन्होंने की थी, ठीक है। अभिनय देखो यूजुअली क्या होता है कि आपके पास कोई स्टोरी है ना, और वो स्टोरी को जैसा है वैसा सुना दो। दूसरा है उसे आप कविता के फॉर्म में सुना दो। तीसरा ऑप्शन आपके पास ये होता है कि उसके कैरेक्टर्स बिल्ड करके और एक पूरा नाट्य रूपांतरण कर दें, है ना। तो ज्यादा इम्पैक्टफुल क्या रहता है कि जब हम कुछ चीज देखते हैं, सुनते हैं, तो वो देखने वाली चीज हमें ज्यादा इम्पैक्ट करती है। तो अगर नाट्य चल रहा है, नाटक चल रहा है, वो ज्यादा इम्पैक्ट करता है। इसीलिए रामायण जो मंचन होता है वो यही है कि हमको ज्यादा उसको फील कर पाए चीजों को। और फिर मॉडर्न टाइम में इसे रिप्लेस करती है मूवीज, ठीक है। मूवीज जो भी चलती होती, एक टाइम को ऐसा लगता है कि हाँ ये ठीक ही चल रहा होगा, और मतलब रियल, क्लोज टू रियल पहुंच जाते हैं मूवीज में कभी कभी। तो वो भी सीन है ना, वो पूरा क्या है, थिएटर है, ठीक है। तो ही इज कंसिडर्ड फादर ऑफ इंडियन थिएटर। तो जैसा कि मैंने बताया कि इनका डेट कोई फिक्स है नहीं, तो ये अराउंड इतने 400 साल का इनका टाइम पीरियड लेके चलते हैं, ठीक है। अब नाट्य शास्त्र तो भरत मुनि ने बनाया था, इनके साथ साथ अभिनय दर्पण कुछ नाम है, नंदकेश्वर आर कंसिडर्ड टू बी द ओरिजिनल सोर्स ऑफ भरतनाट्यम। तो ध्यान रखना कुछ कंट्रोवर्सी भी है, जैसे अभिनय दर्पण है नंदकेश्वर का, ये कंसिडर किया जाता है द इंस्पिरेशन, द ओरिजिनल सोर्स ऑफ भरतनाट्यम। भरतनाट्यम वो है हमारा एक डांस फॉर्म है, ठीक है। थर्ड हमारा ऑप्शन था मध्यम व्ययोग। क्या है, मध्यम व्ययोग। ये संस्कृत प्ले है एट्रीब्यूटेड टू द एंशिएंट ड्रामेटिस्ट भाषा, भास नाम होगा वैसे एग्जैक्टली इनका, लेकिन हिंदी में हम क्या, इंग्लिश में क्या करते हैं, ए एक्स्ट्रा लगा के चलते हैं, तो फिर उसको ए एक्स्ट्रा ही पढ़ा जाता है।
तो ड्रामेटिस्ट हुए हैं भास, उनके द्वारा लिखा गया एक प्ले है जिसे हम बोलते हैं मध्यम व्ययोग। अब मध्यम व्ययोग बेसिकली महाभारत की स्टोरी पर लाई करता है। क्या कहता है? हु इज कंसिडर्ड द अर्लीस्ट एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट प्ले राइटर इन द वर्ल्ड? हियर इज द व्यू। ऑथर कौन है? भाष, अ सेलिब्रेटेड ड्रामेटिस्ट प्रेसिडिंग द रिनोड प्रेसिडिंग इवन द रिनोड कालिदास। तो कालिदास wrote several classical Sanskrit plays like Madhyam Vyas is one of the most well known। तो कुल मिला के समझो जैसे कालिदास को एक बड़ा कवि माना जाता है ना, बड़ा राइटर माना जाता है, सेम तरीके से इनके भास हैं है ना, इनको भी बड़ा कंसिडर किया जाता है। ठीक है, अब इस महाभास का मतलब क्या है? दैट सॉरी मध्यम व्यय का मतलब क्या है? इसका मतलब है द मिडिल ब्रदर फीट। मध्यम व्यय, मध्यम व्यय इसका मतलब क्या है? मिडिल ब्रदर्स फीट। द टर्म व्यय इन संस्कृत इज ऑफर रेफर टू द ड्रामेटिक कंपोजिशन ऑफन। ठीक है, अब देखो प्लॉट समरी क्या है पूरा, मतलब ये बेस्ड किस पर है? द प्ले इज वन एक्ट ड्रामा सेंटर्ड अराउंड द कैरेक्टर्स फ्रॉम द महाभारत। इट रिवॉल्व अराउंड द स्टोरीज ऑफ भीम। ठीक है, तो देखो यूजली क्या है कि कुंती के 3 पुत्र थे। ठीक है, युधिष्ठिर, ठीक है, भीम और अर्जुन। ठीक है, अर्जुन सबसे छोटे थे, युधिष्ठिर सबसे बड़े थे, बीच के थे भीम, तो इसलिए मध्यम बच्चे मतलब बीच। ठीक है, तो बेसिकली क्या अनफोल्ड इन ए स्टोरी वेयर द भीम ब्राह्मण एंड हिज फैमिली एनकाउंटर्ड भीम, ठीक है, डिस्ट्रेस बिकॉज ऑफ फैमिली मेंबर्स। तो ये आपने कहानी सुनी होगी। ठीक है, तो भीम जाते हैं उस राक्षस को मारते हैं क्योंकि वो सब प्रतिदिन एक व्यक्ति की बलि मांगता था और बहुत सारा खाना मांगता था। जिस वनवास के दौरान भीम जिस घर में रुके हुए थे उस घर का नंबर आता है बलि देने का, तो भीम बोलते हैं कि नहीं, बलि इस घर से नहीं जाएगी, मैं जाऊंगा क्योंकि मैं अतिथि हूँ, और भीम जाकर उसको मार देते हैं। ठीक है, ये पूरा उस स्टोरी के अराउंड रिवॉल्व करता है। सो इट he confirmed the diamond showcasing their bravery, duty and sacrifice। थीम तो इन सब डिटेल का बहुत ज्यादा डिटेल की जरूरत तो है नहीं, उनको पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना। लास्ट वन इज महाभाष्य। महाभाष्य संस्कृत का ग्रामर का एक बड़ा काम है जो कि पतंजलि ने किया था। ठीक है, संस्कृत एक और बड़े राइटर हुए हैं संस्कृत ग्रामर के, पाणिनि। ठीक है, वो बहुत बड़े कंसिडर किए जाते हैं कि उनके द्वारा ग्रामर, संस्कृत ग्रामर लिखी गई। देन उनका शुद्धिकरण धीमे धीमे उनका डिवीजन और सेंट्स ने किया जिनमें है एक पतंजलि। ठीक है, इट इज ए कमेंट्री ऑन पाणिनि अष्टाध्यायी। तो मैंने बताया था पाणिनि एक बड़े संत, पाणिनि एक बड़े संत माने गए हैं। ठीक है, उनके बारे में उनका ये लिखा गया है सीन। संस्कृत की ग्रामर है वो पाणिनि द्वारा लिखी गई एक किताब है उनकी, अष्टाध्यायी। क्या नाम है? अष्टाध्यायी एंड कात्यायन। अष्टाध्यायी पाणिनि की है। ठीक है, ये ओरिजिनल सोर्स माना जाता है हमारा संस्कृत ग्रामर का। इन पर कमेंट्री लिखी है पतंजलि ने। एक और किताब है कात्यायन जो कि वर्तिका द्वारा लिखी गई है, ये इस पर भी कमेंट्री लिखी है। इन दोनों की कमेंट्री को बोला जाता है महाभाष्य। क्या बोला जाता है? महाभाष्य। So these were the things. Now you can answer the questions। क्वेश्चन क्या था हमारा? जो प्ले राइट है भास द्वारा, उनका कौन सा इसमें रचना है, भास की कौन सी रचना है? तो हमने ये देखा था मध्यम व्यय, वही भीम वाली कहानी। ठीक है, बाकी चारों के बारे में आपको पता है डिटेल्स। इनमें से कुछ भी लिंक करता हुआ किसी भी और क्वेश्चन में कुछ पूछा जाता है तो बहुत हद तक आप लिंक कर पाओ। देखो ये होता क्या है कि यूपीएससी के जो क्वेश्चन होते हैं इसमें आप कुछ याद नहीं कर सकते, मतलब फैक्ट बहुत रेयरली आप याद कर पाओ। आप अगर आंसर पर जाओगे तो मोस्ट पॉसिबल ये होता है कि आप लिंकिंग के थ्रू जाओ। ठीक है, 4 ऑप्शन हैं, हो सकता है कि 2 के बारे में आपको पता है, आंसर भले ही ना पता हो, लेकिन 2 या 3 के बारे में अगर आपको पता है तो बहुत हद तक हेल्प मिल जाती है सही आंसर तक पहुंचने की।
ठीक है, बहुत हद तक इस तरीके से हमारे आंसर्स काम करते हैं, क्वेश्चंस काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन द मेडिवल इंडिया द टर्म अमीर अ चहलगानी, ठीक है, अमीर ए चहलगानी, ये एक टर्म चलता था, वो किसके लिए चलता था मिडिल इंडिया में, मेडिवल इंडिया में सर? फॉरेन इन्वेडर, ट्रस्टेड नोबल्स, वुमेन स्पाइस और एग्रीकल्चर लेबरर्स। तो अमीर ए चहलगानी बेसिकली समझ में आता है कि मेडिवल टाइम में है, यानी एक मुस्लिम नाम होगा, मोस्टली ये टर्किश नाम होगा। ठीक है, टर्किश नाम मोस्टली होगा। ठीक है, एक बार देख लेते हैं सीन क्या था पूरा। तो इल्तुतमिश जब पावर में आता है, ध्यान रखना, इल्तुतमिश जब पावर में आता है तो इसको ये पता था कि जिन टर्कीज की वजह से मैं पावर में आया हूं, जिनके बलबूते मेरी पूरी सेना चलती है, मे बी द पॉसिबिलिटी कि मुझे हटा दिया जाए। ठीक है, मुझे हटा दिया जाए या मुझे मार दिया जाए। तो इसको ये लग रहा था कि इसको मारा जा सकता है। तो उसने क्या किया, अपने जो गुलाम थे, जो फेथफुल गुलाम थे, ठीक है, उनको पास में बुलाता है और एक ग्रुप तैयार करता है जिसमें 40 लोग शामिल थे और वेल ट्रेन्ड, वेल आर्म्ड और 100% फेथ वाले। किसके लिए? राज्य के लिए नहीं, इल्तुतमिश के लिए। ठीक है, उनके ग्रुप को ये नाम देता है अमीर अ चहलगानी, अमीर अ चहलगानी, और फिर इनको आगे चल के नोबल बना दिया जाता है, यानी अधिकारी बना दिया जाता है। तो बेसिकली 40 नोबल से 40 अधिकारी थे, ठीक है, जो इसके लिए काम करते थे। इनको द 40 भी कहा जाता है, द 40, है ना। इनका बेसिकली तुमको मैंने काम बता दिया, काम ये है किसी भी हालत में, किसी भी पोजीशन में इल्तुतमिश को बचाना है, इल्तुतमिश की रक्षा करनी है, इल्तुतमिश के लिए लॉयल रहना है। ठीक है, ये सीन था। इल्तुतमिश तक तो ये बहुत ईमानदार रहते हैं, बहुत सही काम करते हैं, लेकिन इल्तुतमिश की डेथ के बाद जो नोवेल्स थे, जो मैंने बताया था 40 नोवेल्स, ये धीमे धीमे खुद के पावर्स को इंक्रीज करना शुरू करते हैं, थोड़े से ग्रीडी हो जाते हैं, थोड़े से इनको मौके भी मिल जाते हैं कि रूलर आगे चल के वीक आते हैं। ठीक है, और क्योंकि इल्तुतमिश के टाइम पे ये इतने पावरफुल हो चुके थे कि इनकी अथॉरिटीज को डिफाइन नहीं किया जा सकता था, कोई भी इनके खिलाफ नहीं बोलता था, क्योंकि इन पर राजा सीधा भरोसा करते थे। तो ये भी एक कारण था कि स्टार्टिंग में तो बढ़िया काम किया, लेकिन फिर आगे चल के थोड़े से भटक गए। और भटकने तो क्या दिक्कत है, इल्तुतमिश मर गया, इल्तुतमिश ने बनाया था अपना, उसका पर्पस हल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, if any ruler fail to satisfy the 40, they overthrow and place one of their own members to the throne। तो कुल मिला के ये है कि पूरा कंट्रोल इनके हाथ में चला गया था। थोड़ा सा जान लेते हैं दिल्ली के बारे में, इल्तुतमिश के बारे में, कि इस पूरा सीन था क्या। ठीक है, बेसिकली आप बच्चे समझो कि 1206 से लेकर 1526 तक जो टाइम पीरियड रहता है, इसको हम बोलते हैं दिल्ली सल्तनत। ठीक है, इसमें अप्रोक्सीमेटली 5 डायनेस्टी रूल करती हैं। कौन कौन सी है? मामलुक डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद और लोधी डायनेस्टी। ठीक है, तो ये रूल करती हैं। इनमें से एक नोटेबल रूलर रहता है जिसको हम बोलते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने दिल्ली सल्तनत को इस्टेब्लिश किया। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। देन फिर इल्तुतमिश आता है, देन रजिया सुल्तान, अलाउद्दीन खिलजी, इब्राहिम लोदी, ये बड़े बड़े नाम हैं जिनके बारे में आपने सुन रखा होगा। चलिए एक बार इनकी टाइमलाइन देख लेते हैं और कौन कौन आता है। मामलुक डायनेस्टी स्लेव डायनेस्टी बोली जाती है, कुतुबुद्दीन ऐबक। टर्की जब आया था, क्या नाम है, गजनी, महमूद गजनी, मैंने किसी में दे रखा हो, ठीक है, महमूद गजनी जब आया था तो इसने इंडिया में जो कब्जे किए तो किए, लेकिन ये कभी इंडिया में स्टेब्लिश नहीं हुआ, है ना। इसने क्या किया, अपने गुलामों को यहाँ पर एज ए गवर्नर के तौर पे प्लेस कर दिया, जिनमें से पहले गवर्नर थे कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 में गजनी की डेथ के बाद ये इसको संभालते हैं और इसे बोला जाता है स्लेव डायनेस्टी। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आता है इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बहरम शाह, 4 रूलर इनमें आते हैं। देन इनके बाद, बहरम शाह के बाद आता है खिलजी डायनेस्टी, जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी। किसने पद्मावत मूवी देखी है तो वो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में है। ठीक है, तो जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी। इसके बाद आता है तुगलक डायनेस्टी, है ना। अब डायनेस्टी ही क्यों बोली जाती है पता नहीं, लेकिन इनका देखो 1290 से लेकर 1320 तक, यानी 30 साल राज चला, लेकिन नाम लिख गया तो लिख गया। खैर,
तुगलक डायनेस्टी में गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, 3 फेमस नाम रहते हैं। देन वी हैव द सैयद डायनेस्टी जो 1414 से लेकर 1451 तक रहती है। खजीर खान, मुबारक शाह। सैयद डायनेस्टी का नाम आपने, इनके राजाओं का नाम बहुत ही कम सुना होगा, ठीक है। लोधी डायनेस्टी, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी, ठीक है। आंसर कर लेंगे, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। ट्रस्टेड नोवेल्स हैं, बिल्कुल। अमीर चलगानी ट्रस्टेड नोवेल्स को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वॉज एक्टिवली एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से किससे एक्टिवली एसोसिएटेड है? अब देखो ना, इसमें जो दे रखे हैं ऑप्शंस, वो तुमको बहुत लुभावने लगेंगे, कि लगेगा हाँ साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब इसमें काम कर सकते हैं, मतलब है उनकी पर्सनैलिटी उस जैसी, ठीक है। हरिजन सेवक संघ, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, ये 3 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। चलिए तीनों की डिटेल्स एक बार देख लेते हैं। हरिजन सेवक संघ एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन था जिसे महात्मा गांधी ने 1932 में बनाया था। अब 1932 में बनाने का कारण ये था कि 1932 में सेकंड हमारा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिसमें गांधी के और डॉक्टर अंबेडकर के बीच में कुछ मतभेद थे। देखो हुआ ये था बच्चे कि हमें मतलब अंग्रेजों को, है ना, तो उन्हें एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म लेकर आना था, जिसके लिए उन्होंने सजेशंस मांगे कि बताइए हम क्या चेंज कर सकते हैं आपकी कंट्री को बेहतर बनाने के लिए। सभी ने सजेशंस दिए, है ना, और जिस समय सजेशन मांगे गए थे उस समय गांधी जी जेल में थे, ठीक है। सॉल्ट सत्याग्रह किया था तो ये जेल में थे। कांग्रेस इसमें पार्टिसिपेट करती नहीं, और कांग्रेस उस समय का लार्जेस्ट ग्रुप थी, लार्जेस्ट पार्टी थी, लार्जेस्ट संगठन था, ठीक है। वो पार्टिसिपेट करती नहीं है, तो फिर राजा और वहां के रानी और प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं कि नहीं मजा नहीं आया। अभी भी ऐसा लग रहा है कि आप अपने अपने इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, कोई कंट्री के इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहा। क्या किया जाए, तो सब गांधी जी को जेल से निकाला जाए। तो यही हुआ था इरविन और गांधी पैक्ट, कि जिसमें गांधी जी को इरविन ने बोला था कि देखो सर हम आपको जेल से निकाल देंगे, लेकिन आपको प्राइम मिनिस्टर से मिलने लंदन जाना पड़ेगा सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए 1931 में। जब गांधी जी वहां जाते हैं तो वहां देखते हैं कि साहब एक एक कुर्सी पर अंबेडकर साहब बैठे हैं, एक कुर्सी पर जिन्ना बैठा है, एक कुर्सी पर गांधी जी बैठे हैं, एक कुर्सी पर और भी सरोजनी नायडू बैठी हैं, एक कुर्सी पर कोई और बैठा है। यानी इंडिया से भी बहुत सारे लोग गए थे, ठीक है। हिंदू महासभा और ये सब लोग भी गए हुए थे, ठीक है। सबने अपने अपने इंटरेस्ट की बात की, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने बोला कि 2 नेशन थ्योरी लेकर आते हैं, ठीक है। किसी ने कहा कि नहीं ऐसा कर लेते हैं, मतलब सिर्फ एक छोटी सोच तक सीमित रहे। अम्बेडकर साहब ने बोला कि भाई ऐसा है कि हमको चाहिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम, जो भी दलित हैं उन सब के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम चाहिए। गांधी जी ने बोला कि ऑलरेडी हम एक मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट दे चुके हैं, है ना, जिससे इंटीग्रेशन तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोसाइटीज होना शुरू हो चुका है। अगर हम दलित्स को भी सेपरेट इलेक्टोरेट दे देंगे तो फिर ये कभी भी हिंदुइज्म में एडॉप्ट नहीं हो पाएंगे और इनका ऐसे शोषण होता रहेगा, है ना। तो बेसिकली बात यह है कि इन्होंने कहा कि सेपरेट इलेक्टोरेट की बात ना की जाए। गांधी और इनमें थोड़ी सी तकरार हो जाती है ना। अम्बेडकर साहब बोलते हैं कि आप तो सवर्णों की लड़ाई लड़ते हैं, आपने जो दलित हैं उनके लिए क्या किया है। गांधी जी नाराज होकर चले आते हैं और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कोई नतीजा निकलता नहीं है। यहाँ पर आके गांधी जी का और अम्बेडकर जी की दोस्ती कराई जाती है, जिसको बोला जाता है पूना पैक्ट, है ना। और फिर उसके बाद से गांधी जी को वो बात इतनी चुभ जाती है कि वो फिर अपना आगे का जीवन हरिजन सेवा में लगा देते हैं, दलितों के उत्थान के लिए लगा देते हैं। तो 1932 में गांधी जी एक ऑर्गेनाइजेशन को स्टेब्लिश करते हैं जिसे बोला जाता है हरिजन सेवक संघ। तो हरिजन जो शब्द है वो गांधी जी का कॉइंट किया हुआ है, ठीक है। तो हरिजन सेवक संघ 1932 क्या है, अनटचेबिलिटी को खत्म करने के लिए इन्होंने काम किया है, ठीक है। अपलिफ्टमेंट ऑफ डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए इन्होंने काम किया है, ये हरिजन सेवक संघ काम करेगा। ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ एक इंडिपेंडेंट नेशनल लेवल नॉन प्रॉफिट वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है। इसको और एक और नाम से जाना जाता है ऑल इंडिया एंटी अनटचेबल लीग, ऑल इंडिया एंटी अनटचेबल लीग। सितंबर 30 1932 में इसको स्टेब्लिश किया था। तो वही मैंने बताया था कि गांधी जी, है ना, येरवड़ा जेल, पूना, ठीक है, पूना पैक्ट के बाद, पूना पैक्ट भी मैंने बता चुका हूँ, ठीक। द संघ वॉज स्टेब्लिश, इसने एक न्यूज़पेपर भी स्टेब्लिश किया
जिसका नाम था वीकली न्यूज़पेपर, जिसका नाम था द हरिजन। तो पूछ लिया जाए कि द हरिजन किसने स्टैब्लिश किया, तो हरिजन सेवक संघ। और हरिजन सेवक संघ को किसने स्टैब्लिश किया? गांधी ने। ठीक है। अब क्योंकि जब ये शुरू हुआ था तो इसने काफी बड़ी मात्रा में काम करना शुरू किया, है ना। जैसे टेम्पल्स हैं, स्कूल्स हैं, रोड हैं, वाटर सोर्सेस हैं, इन सबको अनटचेबल बोला जाता था और दलितों को इसको छूने नहीं दिया जाता था, है ना। तो गांधी ने इस चीज को तोड़ने का प्रयास किया, खुद जाके वहां इन्वॉल्व हुए, इंटर कास्ट मैरिजेस, इंटर डिनर्स कंडक्ट कराए, ताकि ये जो कास्ट सिस्टम है इसको वीक किया जा सके। ठीक है। हरिजन सेवक संघ ने कई अपने स्तर से कई सारे स्कूल चलाए, हॉस्टल चलाए, जो आज भी चल रहे हैं। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन का ब्रीफ बैकग्राउंड तो वो मैं बता ही चुका हूँ आपको कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था 1931, जिसमें गांधी जी गए थे, तो पूरा सीन था। ठीक है। यरोडा जेल पुणे में गांधी जी थे, तो उन्हें फास्ट एंड टू डेथ रखा, और उसके फलस्वरूप पूना पैक्ट निकलता है, और पूना पैक्ट में हम ये चीज देख पाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो ऑप्शन है हमारा कि हरिजन सेवक संघ किसने, तो ये तो पहला तो भाई आउट हो गया, ये तो अम्बेडकर साहब ने नहीं किया था, ये गांधी ने किया था। सेकंड ऑप्शन है ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। क्या इसमें अम्बेडकर साहब शामिल थे? चलिए एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ये 1942 में बनाई गई थी बाई एन शिवराज एंड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा। ध्यान रखना किसके द्वारा? एन शिवराज और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा, टू एडवोकेट द राइट्स ऑफ दलित कम्युनिटी। ठीक है। अब ये 1942 में बनाई गई थी, इससे पहले अम्बेडकर साहब ने एक और ऑर्गेनाइजेशन स्टेब्लिश कर ली थी इन द 1936, जिसको बोला था आईएलपी, यानी इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। ठीक है। तो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी भी इन्होंने स्टेब्लिश कर दी। वो इतना पता चल जाता है, तो आईएलपी और ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का हाथ था। ठीक है। आईएलपी बेसिकली सेंट्रल प्रोविंस और बॉम्बे तक पहले सीमित था, आगे चल के इसको मद्रास शेड्यूल कास्ट फेडरेशन और आईएलपी, इन दोनों का मर्जर हो जाता है और बना दिया जाता है इसको AISCF। तो ध्यान रखना, मद्रास में भी एक ऑर्गेनाइजेशन चल रही थी, जिसको हम बोलते हैं शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ऑफ मद्रास। और अंबेडकर साहब इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी चला रहे थे, इनको 1942 में मर्ज करके AISCF बना दिया जाता है। ठीक है। अंबेडकर साहब चाहते थे कि एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई जाए, है ना। तो इनका मन ये था कि एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई जाए, लेकिन मन बनाने से पहले, मतलब ये चीज हो पाती उससे पहले ये चल बसे। ठीक है। तो 30 सितंबर 1956 डॉक्टर अंबेडकर साहब ने अनाउंस किया था कि वो एक रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बनाएंगे, लेकिन ये ऐसा हो नहीं पाता है क्योंकि 6 दिसंबर को ही डाइड। ठीक है। लेकिन इनके जो फॉलोअर्स थे वो बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, हमारे जो लीडर ने बोला है कि हम उसको करेंगे, तो ये क्या करते हैं, द रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, द रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को स्टेब्लिश करते हैं ऑन 3 अक्टूबर 1957। ठीक है। जिसमें एन शिवराज प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी इलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है। 1957 में इलेक्शन होते हैं, और इनकी जो पार्टी का अब तक का सबसे बेस्ट जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का जो बेस्ट रिजल्ट रहता है वो इसी में रहता है, जिसमें 6 मेंबर इनके लोकसभा के लिए इलेक्ट होते हैं। ठीक है। सेकंड लोकसभा के लिए इलेक्ट होते हैं। ये बिगेस्ट अचीवमेंट अंबेडकर साहब की पार्टी का रहता है। ठीक है। तो अब आप आंसर कर पाएंगे बड़े आराम से कि क्या क्या है इनका। तो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी और ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, इन दोनों में अंबेडकर साहब का योगदान रहता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट द माउंटबेटन प्लान। तो माउंटबेटन जो आया था, है ना, तो बेसिकली लास्ट गवर्नर था, वाइस रॉय। ठीक है। लास्ट वाइस रॉय था इंडिया का। तो इसको भेजा ही इसलिए गया था कि जाओ जाके पार्टीशन करके आओ। तो इसका प्लान क्या था? जो पार्टीशन का प्लान लेकर आया था उसे बोला जाता है माउंटबेटन प्लान। ठीक है। क्या प्लान था? टू डोमिनेट टू कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, रेफरेंडम इन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, इंडिपेंडेंस ऑफ प्रिंसिली स्टेट्स। इन तीन में से क्या इसका प्लान था? चलिए एक बार देख लेते हैं। तो माउंटबेटन प्लान 3 जून 1947 को अनाउंस किया गया, और अगस्त में हम आजाद हो गए। ठीक है। ये प्रपोज करता है कि पार्टीशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया इनटू टू इंडिपेंडेंट डोमिनियन, तो इंडिया और पाकिस्तान में इसको डिवाइड कर दिया जाए। ठीक है।
तो ये सीन कर दिया है। कारण इसका ये बताया जाता है कि उस समय जो कम्युनल टेंशन इंडिया में चल रही थी, तो उनके लिए हमें ये मजबूरी में करना पड़ रहा था। ठीक है। और ये भी था कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया छोड़ के जाएं तो कोई केओस ना हो, तो स्विफ्ट ट्रांसफर यानी इजी ट्रांसफर ऑफ पावर्स हो जाए, ताकि सब चीजें बढ़िया चलती रहें। ठीक है। की प्रोविजंस अगर देखें तो वो ये है कि पार्टीशन ऑफ पंजाब, पंजाब और बंगाल का पार्टीशन करना है, और रेफरेंडम इन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एंड सेलहट। ठीक है, तो यहाँ पे रेफरेंडम कराना है। बाउंड्री कमीशन को स्टेब्लिश करना है, ताकि बाउंड्रीज को बेहतर तरीके से डिमार्केट किया जा सके। ठीक है, तो वो सीन था। ठीक है, तो ये कुछ माउंटबेटन के प्लान थे। की प्रोविजंस तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, पार्टीशन ऑफ इंडिया इनटू टू डोमिनियन। तो इसमें इंडिया और पाकिस्तान को अलग अलग कर देना है। अच्छा, इन्हें अलग अलग करने की जब बात आती है, तो फिर इनका कॉन्स्टिट्यूशन भी अपने आप अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन भी इसमें अलग अलग होंगे। हाउएवर इंडिपेंडेंस फॉर बंगाल वाज डिनाइड, कि बंगाल को हम आजाद नहीं करेंगे। एक्सेशन ऑफ हैदराबाद टू पाकिस्तान वाज आल्सो रिजेक्टेड। बंगाल ने बोला कि हम आजाद रहना चाहते हैं, दोनों बोले नहीं, आजाद नहीं रहोगे, तुमको या तो इंडिया या पाकिस्तान दोनों में से किसी में शामिल होगा। सेम तरीके से हैदराबाद ने बोला कि नहीं, हम तो पाकिस्तान में जाएंगे, दोनों बोला कि कैसे जा सकते हो, पाकिस्तान इतना दूर है, तुम यहाँ हो, कोई चांस बनता नहीं है ना। ऑलरेडी हम दो टुकड़े, तीन टुकड़े कर चुके हैं हिंदुस्तान के, एक ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान और मेन इंडिया, इनमें कर चुके हैं। तो तुम बोलो कि हैदराबाद भी अलग चाहिए, तो फिर इतने टुकड़े नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हैदराबाद की जो डिमांड थी, इसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। ऑटोनॉमी एंड सॉवरेंटी बोथ न्यू डोमिनियन वर ग्रांट फुल ऑटोनॉमी ऑफ सॉवरेंटी, ऑटोनॉमी एंड सॉवरेंटी को दे दिया जाएगा। प्रिंसली स्टेट्स को क्या बोला गया, प्रिंसली स्टेट को बोला गया कि आपके पास ऑप्शन है, चाहो तो आप इंडिया को ज्वाइन कर लो, चाहो तो आप पाकिस्तान को ज्वाइन कर लो। ठीक है, तो ये आपके पास ऑप्शन रहता है। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की बात करें तो हाँ, सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर्म की जाएंगी इंडिया और पाकिस्तान दोनों के लिए। बाउंड्री कमीशन आया, जिसने पाकिस्तान और पंजाब बंगाल को बाउंड्री खींच दी। ठीक है, पंजाब एंड बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली, अब पंजाब और बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली, इन्होंने बोला कि दीज असेंबलीज वुड वोट इन सेपरेट ग्रुप्स, तो हिंदू मुस्लिम ऑन पार्टीशन विद द सिंपल मेजोरिटी। ठीक है, तो इन दोनों में क्या वोटिंग की गई, जिस एरिया में ज्यादा वोट आए मुस्लिम्स के, वहां वो पाकिस्तान को दे दिया गया, जिसमें ज्यादा हिंदुओं के वोट ज्यादा आए तो वो हिंदुस्तान को दे दिया गया। तो इस तरीके से सीन चलता है। सिंध को क्या बोला गया, सिंध को बोला गया सिंध अपने आप अपने डिसाइड करो कि तुमको किसके साथ जाना है, इंडिया के साथ जाना है या पाकिस्तान के साथ जाना है। ठीक है, रेफरेंडम की बात करें तो हाँ, एक जगह रेफरेंडम हुआ था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस पर, और सेल हेड पर रेफरेंडम हुआ था। ठीक है, आप अपना तय कर लो। और इस तरीके से पूरा माउंटबेटन प्लान काम करता है। आई होप कि अब तो आंसर हो ही जाएगा, बहुत आसान है। ठीक है, चलिए, तो इसके आगे की वीडियोस, इसके आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो क्लास में बने रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।